अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट शफीउल्लाह और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद दुरानी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम एक नए गेस्ट के साथ हर नए एपिसोड में आपके साथ हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में, और हम नए गेस्ट के साथ गपशप लगाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ फ्रेंडली और कंस्ट्रक्टिव वे में प्रेजेंट करते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनकी जितनी भी तारीफ मैं करूँ कम है। कोहाड़ के लोग उनका नाम से ही जानते हैं और जहाँ पर वो होते हैं उनके सिर्फ वो दबंग के नाम से ही जाना जाता है। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं कोहाड़ के बेस टाउन के एमपीए एक्स एमपीए हमारे पास हैं, एजुकेशन मिनिस्टर एक्स एजुकेशन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है ज़िया उल बंगश। आज उनके साथ हम गपशप लगाएंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनका बहुत से जो नजरियात हैं जो कोहाड़ की हमको वन टू वन नहीं मालूम, आज हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनके साथ आपकी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कराएंगे और बाकी सारी गपशप आप उन्हीं से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। दुरानी साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बहुत शुक्रिया। और अच्छा लगा कि क्वार्ट में भी जिस तरह बाकी प्लेटफॉर्म है, तो ये जो पॉडकास्ट है ये मेरा क्वार्ट में आप लोग पहली दफा कर रहे हैं, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। क्या चल रहा है सर आजकल आपकी जिंदगी में, क्या नया हो रहा है? दुरानी साहब, इस तरह है कि क्योंकि पॉलिटिक्स ये 8 फरवरी के बाद यहाँ जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद एक नया सेटअप क्वार्ट में आया, तो उसके साथ साथ फिर मैंने ये किया कि पॉलिटिक्स भी हम कर रहे हैं, लेकिन अपना जो बिजनेस था उस बिजनेस की तरफ हमने ज़रा ज़्यादा तवज्जो दी, ताकि हमने कहा कि ज़रा बिजनेस पे तवज्जो दें, दोबारा कुछ पैसे से कमा लें। जब फिर इलेक्शन आएंगे तो फिर इलेक्शन में जाएंगे, जारी बात है आजकल के इलेक्शन बगैर पैसों के नहीं होते। तो ज़रा अपनी बिजनेस पे तवज्जो दी हुई है। और हमारा जो बिजनेस आपको पता है कि वो हमारी कंसल्टेंसी है, उसमें हम हमारे जो लोग हैं उनको स्टडी के लिए भी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, जो स्टडी अब्रॉड जा रहे हैं, कोई विजिटर्स जाना चाह रहे हैं, कोई परमिट पे जाना चाह रहे हैं, तो वो कोशिश ये है कि इक़्तिदार में थे तब लोगों को जॉब्स दे रहे थे, इक़्तिदार में नहीं है तब भी लोगों को जॉब्स दे रहे हैं। खिदमत खल्क जारी रहना चाहिए। जी जी जी, हमारे सर हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर हम शुरू करते हैं शुरू से ही, आपके बचपन से शुरू करते हैं। कोहाड़ में आपका ताल्लुक कहाँ से है, क्या आपका बैकग्राउंड है? ज्यादातर कोहाड़ को आपके बारे में पता है, लेकिन ये जो जनरेशन बड़ी हो रही है उनको आपके बारे में कुछ खास नहीं मालूम। तो सर नहीं, ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हमारे अक्सर वो इंटरव्यूज, वो तो एक टॉपिक बेस्ड इंटरव्यूज होते थे, तो उसमें आपकी बात सही है कि हमारे जो क्वाड के लोग हैं उनको इतना ज्यादा नहीं पता कि बहुत सारों को पता भी है, लेकिन जो यंगस्टर हैं, जो नई जो हमारी जनरेशन है, उनको नहीं पता कि तो मैं बताता चलूं कि मेरा ताल्लुक मोहम्मद ज़ई से है, और मेरा जो ब्रॉटअप हुआ वो यहीं क्वाड में हुआ, और मैंने अपनी जो मैट्रिक तक एजुकेशन है वो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल कोहाड़ से मैट्रिक यहाँ से किया, और उसके बाद जो ग्रेजुएशन थी वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोहाड़ से ग्रेजुएशन की, और मास्टर किया पेशावर यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद मुख्तलिफ जैसे यूएन में मेरी जब सिलेक्शन यूएन में हुई, तो वो मैं तकरीबन कोई 2 साल तक यूएन में रहा, और उसके बाद वापस कोहाट आया और यहाँ पे अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एनजीओ बनाई, जो खुशहाल अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से मशहूर है, कैडो के नाम से। और उसमें तकरीबन मेरे साथ 2008 से लेके कोई 2014 तक मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, उसमें मेरे साथ क्वाड के तकरीबन कोई 800 प्लस मेरे साथ एम्प्लॉयज थे। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा पे हम काम करते थे, और मतलब उसमें बहुत सारे सेक्टर्स थे। और अगर साथ साथ मैं मजीद भी इसमें एडिशन करता रहूँ, तो एनजीओ के साथ साथ मेरा चूँकि उस वक्त एक सहाफ़त से बहुत ज़्यादा शौक था, तो क्वाड प्रेस क्लब का जनरल सेक्रेटरी, मतलब मैं जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुआ था, लेकिन उस वक्त जनरल सेक्रेटरी की सीट पे एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस वक्त मुझे जनरल सेक्रेटरी की जो जिम्मेदारी थी वो भी निभानी पड़ी, तो क्वाड प्रेस क्लब का जनरल सेक्रेटरी भी रहा। तो इस तरह मुख्तलिफ जो समाजी खिदमात थी वो भी क्वाड में करतर, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। और इसके बाद चूंकि पॉलिटिक्स का मुझे शौक हुआ, जब मेरे गांव के लोगों ने और मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने जब मुझे कहा कि आप बाकायदा पॉलिटिक्स में आए, तो 2010 और 11 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की, और फिर उसके बाद एक सियासी सफ़र शुरू हुआ, और उसके बाद अभी यह कि सियासी सफ़र जारी उसारी है, और इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा तो ये खिदमत का जो सिलसिला है वो चाहे
सियासत में हो या समाजी हो, वार्ड के लोगों के लिए हम हर वक्त इंशाल्लाह हाजिर थे, हाजिर है, हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर, तो क्या ये बात गलत है कि आप बाई चांस सियासत में नहीं आए, बाई चॉइस आए? नहीं नहीं, ये बाय चॉइस ही है, क्योंकि जब आपके वो क्या कहते हैं, जब आपके खून में एक हो खिदमत का एक जज्बा हो, क्योंकि मेरे मेरे दादा परदादा लाला जान का नाम, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे जो परदादा थे लाला जान, वो खिदमत के लिए मशहूर थे, और वो खिदमत सिर्फ क्वाड के लिए, बल्कि लोग दूर दूर से जब आते थे तो वो सिर्फ लाला जान का नाम जानते थे, उसको फेस किसी ने नहीं देखा था, लेकिन वो जब हमारे गांव पहुंचते तो कहते थे कि लाला जान का घर किधर है। तो वहां पे उनके लिए सारी मतलब अरेंजमेंट, सारा सेटिंग। उसके बाद मेरे दादा जो मीर बादशाह थे, वो बाकायदा पॉलिटिक्स में भी थे और कौंसलर मुंतखब भी थे, मतलब लोकल ओबीडी लेवल पे गांव के मशर भी थे। उसके बाद मेरे चचा खान बादशाह, दीन बादशाह, मतलब ये भी मतलब समाजी कामों में थे। मैं खुद चूंकि मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी 1998 में, एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जो मैंने बनाई, SRSP से मैंने एक स्टार्ट लिया। और मैं उस वक्त हमारे बहुत ही करीबी दोस्त थे, जंगल खेल से उनका ताल्लुक था, फारूक शाह साहब, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। तारिक खटक साहब थे, करक से उनका ताल्लुक अभी भी माशाल्लाह दोस्त हैं। इन दोनों ने बड़ी सपोर्ट दी, और एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से हमने स्टार्ट लिया। अपने गांव में पानी के इश्यूज पे काम किए, इस तरह बहुत सारे जो इश्यूज थे उस पर हमने काम किया। एक ऑर्गेनाइजेशन उसको लेके हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड किया सोशल वेलफेयर के साथ 2002 में। और ये फिर समाजी जो कामों का सिलसिला था वो जारी रहा। इस बीच में पॉलिटिक्स भी करते रहे, इस बीच में सहाफत भी करते रहे, लेकिन वो जो खिदमत का जो सिलसिला जैसे हम कह रहे हैं कि वो हमारे खून में भी शामिल था। फिर गांव के लोगों ने हमारे जो मशरान के पास आके कहा कि जी आपके फैमिली से एक बंदा पॉलिटिक्स में हमें चाहिए। तो फिर हमारे चचा ने मतलब मशवरा किया, और उसके बाद मुझे कहा कि आप, मैंने कहा कि बिल्कुल दावेदार हैं। तो फिर चॉइस भी हमारे उस पर छोड़ी गई कि आप किस पार्टी में शमूलियत करेंगे। तो उस वक्त चूंकि हमारा खान साहब के साथ 1996 से कॉलेज लेवल से हम खान साहब के फंड रेजिंग में जो एक्टिविटीज थी उसमें हम उनके साथ भागदौड़ कर रहे होते थे। तो वो जो चॉइस हम पे छोड़ी गई, तो फिर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त ज्वाइन की, और उसके बाद एक सिलसिला चला। 2013 में पहला टिकट मिला, उस पे इलेक्शन लड़ा, फिर 2018 में टिकट मिला, उस पे इलेक्शन लड़ा, और फिर सिलसिला जारी सारी है। तो सर, क्या ये बात झूठ है कि मोहम्मद जई के अलहाज सादुल्ला जान की जो उन्होंने जो मेहनत की थी, उन्होंने जो दरख्त बोए थे, उनके जो फल थे वो आपके हिस्से में आए? देखिए, उस वक्त चूंकि उनके बेटे इनाम उल्ला जान साहब थे, तो 2008 में उन्होंने इलेक्शन से बाइकआउट किया हुआ था। फिर उसके बाद 2013 में कोई लोग सामने ही नहीं आए, ठीक है। तो उस वक्त टिकट की दौड़ में हमारे मंसूर बंग साहब टिकट की दौड़ में थे, शहबाज गुल शिनवारी साहब टिकट की दौड़ में थे, उसके बाद मैं टिकट की दौड़ में था। और 2013 में एक सिचुएशन ऐसी बनी कि पहला टिकट शहबाज गुल को मिला 2013 में। वो कोई टेक्निकल इश्यूज पे मतलब नॉकआउट हो गए थे या जो कुछ भी था अदालत से। फिर मंसूर भाई को टिकट मिला, वो भी कुछ सिचुएशन ऐसी बनी, तो वो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, तो टिकट मेरे पास पहुंच गया। सही। उसके बाद जो चीज आपकी किस्मत में होती है आपको वो मिल जाती है। तो 2013 मैंने इतनी भागदौड़ नहीं की थी, लेकिन बस ये अप्लाई की हुई थी, मैंने टिकट के लिए अप्लाई की हुई थी। तो पहले टिकट शहबाज गुल को मिला, शहबाज गुल से मंसूर को मिला, मंसूर से जब कोई नहीं था तो फिर मुझे मिला। तो ये अल्लाह की मेहरबानी थी कि किस्मत का खेलने से कहते हैं। हाँ, किस्मत। सर, पीटीआई के हवाले से बात करना चाहूंगा। पीटीआई का मंशूर था रियासत मदीना, करप्शन का खात्मा। तो सर, क्या ये चीज इम्प्लीमेंट हुई है पीटीआई के दौर में? देखिए, मैं अगर इस पे कहूँ कि 2013 से लेके 2000 मतलब जब तक ये दो हुकूमतें जो हमारी थी, और उसमें जिस लेवल पे मतलब अगर वो खान साहब खुद वहां से लीड करते थे, या अगर वो परवेज खटक थे, या वो महमूद खान थे, बिल्कुल इमरान खान के उस विजन के मुताबिक पूरी तरह मतलब हर चीज पे उनका फोकस होता था। मुझे याद है कि एक बिल पास हुआ था सूद के खिलाफ। जी बिल्कुल। तो सूद के खिलाफ जो बिल पास हुआ था उसको कोहाट में खुद मैंने लीड किया था, क्योंकि जाहिर बात है कि ये एक ऐसा मसला, और आजकल ये मसला
फिर इतना आगे बढ़ चुका है कि लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। उस वक्त ये जब बिल पास हुआ तो मुझे ये खुशकिस्मती मेरी थी कि इस बिल को इम्प्लीमेंट करने में मैं सबसे आगे था। मैंने खुद लोगों को पॉइंट आउट करके उसको गिरफ्तार करवाया, उनको मतलब स्टॉप करवाई चीज। अच्छा, इस तरह करप्शन के खिलाफ मतलब सूबे में जिस तरह हमने काम किया, मतलब लोगों को पकड़ दकड़, मतलब किसी की मजाल नहीं होती थी कि वो कोई ऑफिस में कोई इस तरह काम करे इस तरह। तो अभी तो सूरत बहुत काफी बदल चुकी है। अब तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अब ऊपर से लेके नीचे लेवल तक खुद ही सारे इन्वॉल्व हैं और ऐसे धड़ल्ले से सारा कुछ कर रहे हैं कि हमें मतलब हमें शर्म आ रही होती है कि एक पार्टी का एक मंशूर, उस मंशूर पे मतलब वो नुमाइंदे जिसको अवाम ने खुद मुंतखब किया है, वो अपने लीडर की जो मतलब अहकामात है उसको रुकदानी करके उस चीज खुद कर रहे हैं। और ऐसे ही कर रहे हैं कि मतलब वो कोई 15% के लिए मशहूर हो गया, आप 15% दे तो आपका काम हो, 15% ना दे आपका काम कोई काम नहीं होगा। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके अपने क्वार्ट में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है बस। सर, आपकी परसेंटेज की बात से मुझे एक बात याद आ गई अचानक। ये जो OGDCL में जो सर जितना भी रॉयल्टी वहां से निकलती है उसका मैंने सुना है कि 15% जो है तो MPA और MNA को भी मिलता है। तो क्या ये MNA और MPA को पर्सनली जाता है या जो कोहाट की खिदमत में इस्तेमाल करते हैं, और अगर इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करते हैं? ये नहीं, इस तरह है कि ये पहले जो रियलिटी फंड होता था वो डायरेक्टली मतलब सूबाई हुकूमत शिफ्ट मतलब करते थे जिले को, और फिर डेडक जो चेयरमैन, जो भी डेडक चेयरमैन होता है, जैसे हमारे दौर में हम उस फंड को बाकायदा महकमों को भिजवा के इस फंड के ये स्कीमें हैं, इस स्कीमों को बना के डेडक में ले आए, तो उसकी बाकायदा अप्रूवल होती थी और उस अप्रूवल के बाद उस महकमों को कहा जाता था कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर 2020 में सूबाई हुकूमत और इमरान खान के अहकामात पे जो जितना भी रियलिटी फंड था उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको कोहाट एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। और ये तकरीबन जितना भी फंड है मेरे ख्याल में कोई 15 अरब रुपए ये तीनों जिलों के बनते हैं। 15 अरब रुपए, उसमें 63% जो फंड है वो जिला करक पे लग रहा है और 27% जो फंड है वो आपका हंगू का है, और जो बकाया जो 10% है वो आपका जो प्रोडक्शन है वो कोहाट की है। तो ये 10% भी जितना फंड है ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई अभी के हिसाब से कोई 1 अरब रुपए बनता है। तो ये 1 अरब रुपए, इसमें कोई 85% जो है वो थ्रू डायरेक्टली महकमों के जरिए उसको इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। 15% जो आपने बात की है वो सवाबदीद होता है MPAs का, MPAs और MNAs का, कि वो ये 15% जैसे अगर आपको किसी ने एक स्कीम का कहा है, आपको किसी ने गली नाले का कहा है, आपको किसी ने प्रेशर पंप का कहा है, आपको किसी ने मतलब कोई ऐसी स्कीम कि आप उसको लोगों के लिए करवाना चाह रहे हैं, तो वो 15% आपकी सवाबदीद है। वो सवाबदीद इस तरह है कि आपने उस पर स्कीम बना के आपने वो जमा करवानी है DDC के लिए, तो वो उस पे एक मीटिंग होती है, उस स्कीमों को अप्रूव किया जाता है, उसके अप्रूव करने के बाद उसको भिजवाया जाता है टेंडर के लिए, और टेंडर होने के बाद जो भी बंदा होगा वो उसको लेके और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये सिर्फ 15% आपकी सवाबदीद होती है, बाकी मतलब MPA की जेब में नहीं जाती, ये सवाबदीद होती है जो आप अपनी मर्जी से उस पर अपनी स्कीम दे सकते हैं। क्या आपके दौर में ये सवाबदीद आवाम तक पहुंची थी? हमने तो ऐसे इतने प्रोजेक्ट्स मेरे ख्याल में किए हैं कि वो प्रोजेक्ट अभी तक चल रहे हैं। कुछ 3-4 प्रोजेक्ट बताएं। तो इसमें कुछ प्रोजेक्ट तो आपको मैं बता दूं कि ये वुमेन एंड चिल्ड्रन पार्क जो है, जिसको कंपनी बाग, ये जी, इसको वुमेन एंड चिल्ड्रन पार्क फिर नाम हमने दिया था। ओके। और इसको मुकम्मल आपने इसको देखा कि उसको बिल्कुल रिनोवेट नए तर्ज पे उसको हम लेकर आ गए थे, और इसका मकसद सिर्फ ये था कि ये हमारे जो कोहाट के जो लोग हैं, जो फैमिलीज हैं, जिनके लिए आपके कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं है या उसके लिए कोई ऐसे तो हमने एक टाइमिंग भी सेट की, और उसमें 4 बजे मतलब आप जाके देख लें, 4 बजे के बाद यहाँ सिर्फ फैमिलीज आएंगी, वो वॉक करेंगी। तो ये कोहाट के हमारे जो जितनी भी ऐसी फैमिलीज थी जिनको मतलब आप कोहाट शहर में देख लें कोई ऐसी तफरीह का कोई जरिया नहीं था, तो वो हमने कंपनी बाग को रिनोवेट करके एक किस्म का जरा इसकी रिनोवेशन करवा के वो, और इस पर तकरीबन उस वक्त हमारे लगे थे कोई 4 से 5 करोड़ रुपए हमारे इस पे लगे थे। तो ये कुछ प्रोजेक्ट थे, कुछ हमने इसी कंपनी बाग में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ पे हमने सेट की, कुछ हमने ये बादशाह खान जो लाइब्रेरी है
इस लाइब्रेरी के ऊपर कुछ हमने हाल बनाया लोगों के लिए कि यहाँ पे क्वाड के लोग आए यहाँ पे वो उसको तफरीह का मौके मिले, उसमें हमने बिल्कुल रेनोवेशन की। बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट है। अब तो टाइम हो गया। हाँ, कुछ लोगों को जहाँ पे पानी की ज़रूरत थी हमने पानी की स्कीमें उनको दी। कहीं पर हमने अगर लोगों को ये पेमेंट ऑफ स्ट्रीट और ड्रेन्स की ज़रूरत थी तो वो हमने उनको दी। अच्छा, एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने इसी उससे किया था, ये रियल्टी फंड से हमने किया था। ये जितनी भी आपको हार्ट में स्ट्रीट लाइट्स देख रहे हैं जी, ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स, जी। ये हमने शहर के अंदर भी बनाई, मेन रोड्स पे भी इसको किया। तो ये आपके रियल्टी फंड है जो आप ये अवाम का पैसा होता है जो आपने अवामी फलाह बहबूद के उस मंसूबे पे लगाया जाता है जो अवाम के लिए डायरेक्टली उसको फ़ायदा दे। तो ये वो ऐसे मंसूबे थे जो डायरेक्टली अवाम उससे फ़ायदा उठा रही थी। सही। एक कंपनी बाग में मेरे कुछ सवालात है, ऑब्जेक्शन है वो, लेकिन मैं कमिंग बैक टू आवर टॉपिक सर, मैं पीटीआई से रिलेटेड सवालात पूछना चाह रहा हूँ इस सेगमेंट में। सर, पीटीआई के दौर में जो है तो डी चौक पर जो धरने हुए, जो नाच गाना हुआ, पीटीआई के लोग जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तान के बाकी लोग या ओवरसीज लोग या आगे पीछे के लोग जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आप उसके लिहाज से क्या कहते हैं? देखिए, नाच गाना तो मैं उसको आप नाच गाना कहेंगे, लेकिन हमारा तो अगर आप धरने की बात करें जो 2014 जी, में बिल्कुल। धरना हुआ था, डी चौक वाला। तो वो एक उसमें था, इसे आप कह सकते हैं एक ऐसे मसले पे था जो उस वक्त वो मशहूर थे, वो 34 पंचर। अच्छा। ठीक है, वो उस पे हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि जी हमारे 34 सीटें, हमारी 34 सीटें थी और जी। उसको मतलब उस वक्त जानबूझ के मतलब हमारे हरा के और वो सीटें मतलब पोजीशन को दी गई थी। तो वो हमारा एक एहतजाज था और उस एहतजाज के लिए हम मतलब आए पूरे पाकिस्तान से, हमारे डी चौक पे हम पहुंचे, वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। फिर वो जब 16 दिसंबर का वाक़या हुआ तो उसके बाद हमने अपना एहतजाज ख़त्म किया। तो लोग उसको अगर वो जिस एंगल से भी लें, अगर उसको नाच गाने का ले या जो कुछ भी ले, लेकिन उस वक्त ये एक इशू पे था, एक इशू पे हम निकले हुए थे। उस इशू को हाईलाइट हम कर रहे थे, बार बार हाईलाइट कर रहे थे कि जी ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, इसको सॉल्व किया जाए। जब आपके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो जाहिर बात है फिर आपने एक एहतजाज के लिए निकलना होता है। वो एहतजाज सड़कों पे था, हम आए, हम बैठे, हमने एहतजाज किया, हमने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो हुकूमत को दिया, हमने इंटरनेशनली पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा था वो दिया। तो ये सिचुएशन थी। सर, इमरान खान के नाम से बहुत से लोग मकबूल हुए हैं, उन्होंने अपनी शख्सियत बनाई है, लोगों की नज़रों में आए हैं। आपके ख्याल से इमरान खान की मकबूलियत का क्या राज है? देखें, खान साहब के साथ मैं बहुत ज़्यादा करीब रह चुका हूँ। ठीक है, वो बनी गाला हो तो मैं करीब रह चुका हूँ, वो जमान पार्क मैं करीब रह चुका हूँ। मैं और मुराद सईद आखिरी बंदे हम थे दो कि हम 15 मई को हमें खान साहब ने खुद कहा कि आप लोग यहाँ से मतलब लाहौर से आप लोग निकलें, क्योंकि उस वक्त जाहिर बात है कि 9 मई हुआ था और उसके बाद 15 मई को आप हमें जब बुला के कहा जाए कि आप लोग यहाँ से निकले, तो जाहिर बात है कि कोई ऐसी चीज़ें होंगी कि हमें कहा गया। तो खान साहब एक तो मैं जिसे कह सकता हूँ कि वो तवक्कली बंदा है जो तवक्कल करता है। हाँ, कुछ ऐसे बस वो इंटरनल अपने लोगों ने वो कुछ ऐसे डिसीजंस खान साहब से करवाए कि वो डिसीजंस गलत थे और उसका खमीज़ा खान साहब भी अभी तक भुगत रहे हैं, पार्टी ने भी खमीज़ा भुगता। वो लोग जिन्होंने ये चीज़ें खान साहब से करवाई तो वो आज नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके जितने भी करीबी लोग थे उन्होंने ये सारी चीज़ें मतलब जोर से है ज़बरदस्ती की। खान साहब की बस ये एक चीज़ से वो तवक्कल करते थे, अल्लाह पे भरोसा था बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें फिर आपको मकबूल कर देती हैं कि आप एक चीज़ कर रहे हैं तो आप तवक्कल कर रहे हैं, और तवक्कल भी आप जो फैसला आप कर रहे हैं तो वो आवाम के लिए कर रहे हैं। तो लोगों की एक अट्रैक्शन मतलब खान साहब की कि जब वो बोल रहे होते थे तो बोलने का एक अंदाज मतलब खान साहब को बहुत बेहतरीन था। एक अल्लाह ने एक स्किल इमरान खान को दी हुई थी, और दूसरा ये कि जब भी बोलते थे तो वो जब टॉपिक पे बोलते थे तो मतलब उसको पूरा उस पर वर्क करके, और जब बोलते थे तो पूरा उस पर बोलते थे। एक शख्सियत थी, मतलब नेशनली भी एक रिकग्नाइज शख्सियत, इंटरनेशनली भी एक रिकग्नाइज शख्सियत। तो माशाल्लाह इस वजह से लोगों में मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी। बस ये था कि कुछ इस तरह के डिसीजंस हुए कि वो अगर ना होते तो आज मतलब ये सिचुएशन ना होती, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो आप इसे कह सकते हैं
वो भी ना होती, और एक निज़ाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चल रहा था तो वो भी नॉन स्टॉप चल रहा होता है। अब लोग तो बहुत कुछ कहेंगे कि जी वो इस तरह सिचुएशन, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अगर इस तरह की कुछ डिसीजन जो लिए गए वो अगर ना लिए होते तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जो मकाम अभी भी है, लेकिन वो मकाम अभी नहीं है जिसे आप कह सकते हैं एक भरपूर मकाम होता। सही। सर 9 मई एक ऐसा वाक़या है जो पाकिस्तान भर में एक ऐसा दिन है जो कभी कोई भूल नहीं सकता। पीटीआई के लिए वो एक डार्क डे था। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 9 मई के दिन आप कहाँ पर थे, क्या वाक़या हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे हुआ? फिर 9 मई को मैं ज़मान पार्क में ही था, और मेरी चूँकि ड्यूटी ज़मान पार्क में होती थी और खान साहब के साथ ही होती थी, तो 9 मई को जब खान साहब जा रहे थे इस्लामाबाद केस के लिए, तो हमें इत्तला मिली कि मतलब ज़मान पार्क और जो वहाँ के इर्द गिर्द मतलब फैमिली है तो उनका ख्याल रखा जाए। उसके बाद जब हमें रिपोर्ट मिली कि जी खान साहब को गिरफ्तार किया गया है, तो उसके बाद वहाँ पे लोग जमा हुए। उस वक्त भी मेरी ये कोशिश थी कि वहाँ पे, और वीडियोस भी मौजूद हैं, मैंने वहाँ भी लोगों को मतलब काम रखा, कूल रखा कि कोई ऐसी वैसी हरकत आप लोगों ने नहीं करनी कि जिससे आगे फिर इमरान खान को कोई तकलीफ पहुंचे, उससे पार्टी को कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि ये ऐसी सूरत हाल होती है कि इसमें आपके साथ शरपसंद लोग भी आ जाते हैं, वो शरपसंदी कर लेते हैं, इल्ज़ाम फिर वर्कर पे आ जाता है। तो वर्कर को तो जाहिर बात है वर्कर को उस वक्त गुस्सा होता है, तो वो गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये था कि उस वक्त हमने अपने वर्कर्स को काम रखा, कूल रखा, लेकिन उस वक्त भी कुछ शरपसंद ऐसा है कि उन्होंने वो शरपसंदी की, और वो फिर सारा आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में एक ऐसे वाकयात हुए कि उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचा, डैमेज हुआ, खान साहब की शख्सियत को नुकसान पहुंचा। और जो शरपसंद थे पीटीआई के अंदर, जो उन्होंने शरपसंदी करनी थी, ठीक है, उन्होंने शरपसंदी की, आज वो नहीं है, ठीक है। उनका जो मकसद था वो उनका मकसद पूरा हुआ। लेकिन ये था कि अभी तक ये जो 9 मई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक आप जैसे आपने कहा कि एक ऐसा बस डरावना ख्वाब ही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि वो सिचुएशन हुई है, अब की जो सिचुएशन है, अब इस सिचुएशन में कोई ऐसा लाएमल होना चाहिए कि पाकिस्तान में ये जो कॉन्सेप्ट अब बना हुआ है अब ये ख़त्म होना चाहिए। मतलब अगर वो हुकूमती लेवल पे लोग हैं या अपोजिशन लेवल पे लोग हैं, बीच में कोई ऐसे बंदे आ जाने चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ और ये जो हुकूमती मामलात हैं इस बीच में बैठ के इस मामले को हल करें। क्योंकि अगर एक तहरीक इंसाफ तो वो भी पाकिस्तानी है, अगर हुकूमती लोग हैं तो वो भी पाकिस्तानी है, नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का हो रहा है, लोगों का हो रहा है। तो इसमें किस लोगों को आना चाहिए, बीच में बैठना चाहिए और इस मामलात को अब हल होना चाहिए बस। सर आपकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा सर 9 मई से? मैंने सुना है कि आपको सर बहुत थ्रेटन किया जा रहा था, जिसकी वजह से आपने पीटीआई से किनाराकशी कर ली। सर वो वाकया आप हमें बताएं। देखिए मैंने जब आपको बताया ना कि 15 मई को जब खान साहब ने बुलाया हमें, तो उस वक्त मुराद सईद और मैं, तो वो हम लास्ट बंदे थे, हम वहाँ से निकले। तो हम सीधा पहुंचे खुजालगढ़। मेरे साथ ज़हूर शाकिर साहब थे, यूसुफ खान जो MNA अभी हंगू बने ये मेरे साथ थे, और एक मेहदी लड़का था वो मेरे साथ था। तो जब हम वहां से निकले तो मोबाइल तो हमें कहा गया था मोबाइल बंद रखें। हम जब वहां से निकले यहाँ खुशालगढ़ पर पहुंचे तो एक गाड़ियों की लंबी कतार बनी हुई थी। तो मैंने मेहदी को कहा कि मेहदी जाए जरा चेक करें कि मतलब क्या चल रहा है। तो वो जब गया तो वहां से वो भाग के आया कि जी लिस्ट है, और लिस्ट में पूरे लिस्ट है और उसमें आप लोगों के नाम है, और वो लिस्ट हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है कि उसमें कौन तहरीक इंसाफ के हैं। तो मुझे कहा कि जी नाम है। तो हमने खुशालगढ़ से गाड़ी मुंह टर्न की और हम वापस इस्लामाबाद चले गए। इस्लामाबाद में हमने स्टे की। अगले दिन हम निकल गए एबटाबाद में 1-2 दिन हमने स्टे की। और उसके बाद क्योंकि आप मोबाइल ऑन नहीं कर सकते थे, जैसे आपका मोबाइल ऑन होता था तो आपकी लोकेशन ट्रेस हो रही थी। तो उस वक्त हमने कहा कि जी अब यहाँ तो रहना मुश्किल है। हमने सीधा हम गए गिलगित निकले, और फिर तकरीबन कोई महीना डेढ़ हम गिलगित में रहे। और गिलगित में भी सिचुएशन ये होती थी कि आप एक जगह हम स्टे कर रहे हैं तो इत्तला आती थी कि जी आज रात को आप पे चापा पड़ने वाला है, तो वो जगह हम छोड़ के अगले दिन किसी और जगह।
तो ये था कि एक 1.5 महीने में हमने पूरा गिलगित बल्तिस्तान देख लिया था। अच्छा, पूरा घूम लिया पूरी था तरह आपने। हमने गिलगित बल्तिस्तान घूम लिया था। और ये माशाल्लाह 4 बंदे थे। फिर सिचुएशन वहाँ पे इस तरह चेंज हुई कि मुझे बस इत्तला मिली कि आपकी फैमिली को, मतलब मैंने अपनी फैमिली को एबटाबाद में रखा हुआ था एक शहर में। तो जब इत्तला मिली कि इस तरह सिचुएशन हुई है तो बच्चों को उठाया गया है, तो जाहिर बात है फिर आप अपनी फैमिली का जब आप इत्तला आती है तो वहाँ से फिर वो सिचुएशन चेंज हुई। और काफ़ी मैंने अपने लीडरशिप को कॉल की। मैंने इमरान खान से भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि अपने फैमिली को पहले बचाओ, सेटल करो, क्योंकि वो सिचुएशन, वो हम शुरू वाले लोग थे जिनको मतलब उठाया गया था। इमरान खान उस वक्त गिरफ्तार नहीं थे, तो उस वक्त जितनी भी सख्तियां हो रही थी तो वो जो शुरू के लोगों पे हो रही थी। तो जाहिर बात है कि हम भी उस शुरू वाले लोगों में थे। और फिर फैमिली और उसको बचाने के उसमें हम ये था कि हमें फिर कहा गया कि आप इस तरह करें, इस तरह करें इमरान खान के खिलाफ। तो हमने इनकार किया कि नहीं, इस तरह हम नहीं कर सकते। तो फिर ये था कि बहुत ज़्यादा जब सख्ती आई तो हमने ये फिर डिसाइड किया कि पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन हम मतलब इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते कोई, क्योंकि जाहिर बात है एक लीडर रह चुका है तो लीडर होता है, तो उसके मतलब जो कुछ भी हो जहन में, दिल में आपका उसके लिए एहतराम, एक रिश्ता होता है। ऐसे है। तो हमने उस वक्त फिर डिसाइड किया कि ठीक है, बस पार्टी हम छोड़ देंगे, लेकिन हम धोखा नहीं कर सकते। अभी भी मुझे जब मैं वो सिचुएशन चेक करता हूँ और अभी की जो सिचुएशन मैं चेक करता हूँ, जी, अभी की जो सिचुएशन, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमने तो अपने ऊपर सख्ती लेके दिल पे पत्थर रख के हमने पार्टी छोड़ दी थी, क्योंकि पार्टी छोड़ना बहुत बड़ा एक मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा इकदाम था कि हम पार्टी छोड़ रहे थे। दिल रो रहा था, मतलब दिल खून के आंसू रो रहा था। लेकिन अभी की जो मैं हालात देखता हूँ दुरानी साहब, 50 ऐसे MPAs के मैंने तकरीबन आज से कोई 2 महीने पहले ये बात की थी कि 50 ऐसे MPAs हैं जिन्होंने बाकायदा अली अमीन के कहने पे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अच्छा, बाकायदा उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हुए थे। 6 तारीख को उनको फॉर्म 47 में लिए हुए थे, कुछ MNAs, कुछ MPAs। और आज जो आप देख रहे हैं कि जो आपकी सूबाई हुकूमत है, वो सूबाई हुकूमत इमरान खान के अहकामात को नहीं मानती, लेकिन दूसरी तरफ से जो हुक्म आए वो उसको फौरन मान लेती है। अब मुझे बताएं कि धोखा उस वक्त हमने किया या धोखा अभी ये लोग कर रहे हैं? मतलब इमरान खान के नाम पे वोट लेके लोगों से वोट लिया, 6 तारीख को उनको फॉर्म 47 मिला, 8 तारीख को उनको ऑलरेडी इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा। इमरान खान के नाम पे वोट लेके कि इमरान खान को रिहा किया जाएगा। मुझे बताएं, 1.5-2 साल हो गया इमरान खान के लिए इन लोगों ने अभी तक क्या किया? क्या किया इन लोगों ने? लोगों को, मतलब लोगों से वोट लेके, लोगों ने तो इमरान खान के नाम पे उनको वोट दिया। उन्होंने ये इस नाम पे वोट दिया कि जी ये लोग इमरान खान को रिहा करेंगे। क्या कर रही हैं ये लोग? ये तो अपने जेबों को भर रहे हैं। मतलब 15% आपकी सूबाई हुकूमत का एक बंदा वो साबित है कि अगर आप 15% देंगे तो आपका काम होगा। बाकी आप अपने जिले के जो MPAs हैं उसको आप देख लें, क्या कर रहे हैं वो लोग। मतलब मैंने कितने इश्यूज को हाईलाइट किया है। 8 लाख का पहला जो केस था वो मैंने हाईलाइट किया, 16 लाख का मैंने हाईलाइट किया, 25 लाख का मैंने हाईलाइट किया, 40 लाख का मैंने हाईलाइट किया। अभी तो मजीद भी जो कंपनी बाग का मामला है वो मजीद आने वाला है। तो मुझे बताएं कि इमरान खान के नाम पे वोट लेके इन लोगों ने धोखा किया या हमने धोखा किया? हमने तो जब हमें कहा गया कि इस तरह करें, हमने कहा कि हम नहीं कर सकते, हम पार्टी छोड़ देंगे, इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। तो धोखा देने वाले लोग कौन है? हाँ, हमने बर्दाश्त की, तनकीद बर्दाश्त की, अभी तक हम तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन असलियत तो असलियत है। अगर हमारी असलियत सामने है तो हम तो बरमला भी कह रहे हैं कि हमने इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की। सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने PTI को छोड़ा, ठीक है, आपकी तनकीद, आपको जो है तो थ्रेटन में लिए, फैमिली की मुश्किलात बर्दाश्त की, आपने खुद जो है तो घर छोड़ दिया था, बहुत मुश्किलात थी। कोहाट की आवाम क्यों नहीं समझ सकती आपकी मुश्किलात को? आपने अभी तक क्यों अपने दिल में ये चीज़ें दबाए रखी? आपने क्यों आवाम को नहीं बताया कि यार ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तभी ऐसा कर रहा हूँ? अपनी मजबूरियाँ क्यों लोगों के सामने नहीं रखी? क्योंकि आज भी लोग आपको जो है तो एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी टू से, देख रहे हैं। तो सर आपने क्यों क्लियर नहीं किया लोगों का इमेज? देखिए, सिचुएशन ऐसी थी कि अगर आप ज़्यादा भी मतलब मैंने कितनी दफ़ा अपनी जो सिचुएशन थी वो बयान की कि हमें इन सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा। और ये सूरत-ए-हाल उस वक्त थी जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए थे। इमरान खान जब गिरफ्तार हुए उसके बाद तो ये सख्तियाँ थी ही नहीं।
सही। ये जो आजकल MPs MNAs बने हुए हैं, ये तो ना इनको हमने कभी बनीगाला में देखा, ना इनको हमने कभी उसमें जमान पार्क में देखा। जितनी भी वो जमान पार्क में फाइट्स हुई पुलिस के साथ, तो फ्रंट पे तो मैं ही होता था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हम कर रहे होते थे। तो मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि 15 मई को हम 2 बंदे थे, हम नमाज निकले, ठीक है। और ये बंदे, इनको तो सारी से प्लेट में तैयार मिली हुई है। मतलब अगर मैं पार्टी मैंने छोड़ी तो ये इन लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई। बदकिस्मत ये देखें कि अब भी मतलब मैं आप ये भी मतलब आप एक हम स्ट्रगल कर रहे थे, एक जंग जारी थी 9 मई के बाद, और PTI की ये मौसूफ एकदम अगले दिन मेरा नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि ज़िया बंगश को पार्टी से निकाल दिया गया। और मैंने कहा अल्लाह के बंदो, अभी तक हम फाइट कर रहे हैं, सही। अभी तक हम फाइट कर रहे हैं, अभी तक हम एक चीज को मतलब सेटल डाउन नहीं हो रहा, उनके साथ हम लगे हुए, एक शैतानी हो रही है, और आप एकदम नोटिफिकेशन जारी करते। इनको इतनी जल्दी थी कि ज़िया बंगश को मैदान से बस किस तरह हटाया जाए। क्या वजह थी सर आपके ख्याल से? ज़िया बंगश अगर रहता तो इनको आज टिकट मिलते। PTI की अपनी जो इनको एक बंदी को भी टिकट ना मिलता। PTI के अंदर जो लोग पहले से आपके टाइम पे थे वो भी आपके खिलाफ थे। देखें, वो जो PTI के अंदर जो लोग मेरे खिलाफ पहले से थे, वो तो पहले से मेरे खिलाफ ही थे। वो ग्रुप पहले से मेरे खिलाफ था, क्योंकि उनको मैं छोड़ता नहीं था किसी भी गलत चीज के लिए। उनको मौका मिल गया, मौका ऐसा मिला कि वो ऐसा दबा के वो चीजें कर रहे हैं। कोई कब्जा माफिया बन गया है, कोई धड़ल्ले से कोई चीजें कर रहा है, तो ये चीजें तो वहां मैंने उन पर बंद की हुई थी। मतलब किसी को मौका ही नहीं था कि वो कोई इस तरह की करप्शन करते, ठीक है। मतलब एक बंदा नहीं होता आप पकड़ के रखें, जी जी, तो जब आप किसी बंदे को रोके रखेंगे, वो आप उसको गलत काम से रोकेंगे, तो उनको तो एक गुस्सा होगा कि ये बंदा हर चीज में हमारी मतलब रोड़े अटका रहा है। मैंने तो साफ कहा था कि ना खुद करप्शन करेंगे ना किसी को छोड़ेंगे, ठीक है। इससे मैं एक चीज रिलेट करना चाह रहा हूँ सर। कोहाट में एक ये परसेप्शन बना हुआ था कि ज़िया बंगश जो है, सॉरी टू से सर, आपको एक लेबल दिया गया था करप्शन का बादशाह। क्यों दिया गया था? तो मैं तो वही यही लोग थे ना। अच्छा, इन्होंने आपको फेमस किया था? यही लोग थे, मेरे पार्टी के अंदर के लोग थे। किसी ने कहा कि जी वो चपरासी फरोश का नाम दिया गया। 8,000 मैंने लोगों को पार्ट में भर्ती किया है, 8,000 लोगों को। अच्छा, वो मेरी मिनिस्ट्री में थी, मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री में 8 लोगों को भर्ती किया। मेरा काम था कि मुझे अगर मिनिस्ट्री मिली है तो मैं को 8 लोगों को क्यों भर्ती ना करूं। मैंने भर्ती किया। मैंने हर लेवल के, वो क्लास 4 से लेके वो क्लास मतलब 17 तक लोग थे, सबको मैंने भर्ती किया। मेरिट पे? देखें, अगर मेरिट हो मेरिट ना हो, मेरा काम यह है कि मैं लोगों को भर्ती करूं क्वार्ट में, ठीक है। 8,000 कोई मामूली बात तो नहीं है कि आप ठीक है। अभी के लोगों को मैं कह रहा हूं कि लोग आप 1.5 साल आप लोग गुजर गए, एक बार तो भर्ती करें ना। लोग आप लोगों के पीछे घूम फिर रहे हैं। अगर इनको तरीकाकार नहीं है तो मुझे बताएं, मैं इनको तरीकाकार बनाता हूँ। अभी भी इतनी पोस्टें खाली हैं कि किस तरह लोग भर्ती करेंगे आप, तरीका ही नहीं है। मतलब नौकरियां हैं लेकिन लोग को इतनी नौकरियां पड़ी हुई हैं कि सिर्फ लेकिन बस बदकिस्मती को आर्ट की है कि लोगों की फिक्र नहीं है, जेब की फिक्र है। अच्छा, जेब कैसे भरी जाए, कैसे एक जमीन को पकड़ा जाए, कब्जा करके वो अपने खाते में उसको लेकर आए, तो ये सारी सिचुएशन है। और ये देखें, वो बार बार हमें कहा जाता है कि जी वो करप्शन करप्शन करप्शन। भाई मैं आज भी इनको कहता हूं कि इन लोगों ने इल्जामात लगाए, इनके इर्द गिर्द जितने लोग घूम फिर रहे हैं ये मैंने भर्ती किए हैं। इनसे पूछा जाए कि आप लोगों ने ज़िया को पैसे दिए, ये खुद कहेंगे। सही। मैं ओपनली कहता हूं कि अगर किसी ने मुझे पैसे दिए हो तो बताएं कि मैंने पैसे दे के मैं भर्ती हुआ हूं। मैं तो कैमरे के सामने कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, फिर भी कहूंगा। और इन सब के इर्द गिर्द जो लोग घूम फिर रहे हैं, किसी को घर में 2 नौकरियां मैंने दी है, ठीक है। अच्छा। मेरे PTI के वर्कर से, अच्छा, ठीक है। मेरा तरीकाकार ये होता था कि अगर कोई 10 नौकरी आई हुई है तो उसमें मैंने परसेंटेज रखा हुआ था कि 50% नौकरियां PTI वर्कर्स को जाएंगी, ठीक है। इस तरह आपके जो 30% वो सपोर्टर्स थे, मैंने मतलब लोगों ने मुझे वोट दिए थे, मेरे सपोर्टर्स थे। अगर वो डायरेक्टली मेरे उसमें नहीं थे, मतलब वर्कर्स नहीं थे, एक आपके डायरेक्टली वर्कर्स होते हैं, एक आपके सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है। ये सारा, और एक जाहिर बात है आपकी इतनी बड़ी फैमिली होती है तो फैमिली को आपने सपोर्ट करना होता है। तो मैंने हर लेवल पे लोगों को मैंने सपोर्ट दी। और फिर इस तरह मैंने अपने हल्के को तकसीम ऐसी की हुआ था कि उस तर्जी से लेके आपके सिटी लोगों को मैं मैंने तकसीम किया था कि ये पोस्टें इधर जाएंगी, ये पोस्टें इधर जाएंगी। सर आपके ख्याल से जो पढ़ा लिखा तबका है उनका हक नहीं मार रहे थे आप? नहीं, किसी का हक नहीं मारा।
पढ़े लिखे लोग अपने जो कोटा रखा हुआ था इसमें सर, देखें- पढ़ा लिखा तबका इसमें कहाँ फिट हो रहा था? देखें, क्लास 4 में आपका पढ़ा लिखा तबका आपका क्लास 4 में तो नहीं आ रहा ना। सही। ये क्लास 4 की पोस्टें थी, ये मैं उन लोगों के लिए रखी हुई थी जिनकी मतलब वो हाई क्वालिफिकेशन नहीं थी। अच्छा। अब जाहिर बात है कि वो हाई पोस्टों के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब जो क्लास 4 से ऊपर की जो पोस्टें थी, अब जाहिर बात है उसमें मेरिट था। अब उसमें आपके कुछ पोस्टें ऐसी थी कि उसके लिए आपकी एजुकेशन आपको चाहिए थी, आपकी ग्रेजुएशन चाहिए थी, किसी के लिए मास्टर चाहिए थी। अब जो ग्रेजुएशन की पोस्टें थी अब उसमें ग्रेजुएट लग रहे थे, अब जो मास्टर के लेवल की पोस्टें थी उसमें मास्टर लग रहे थे। तो मैंने कहा ना कि वो तकसीम मैंने ऐसी तरीके से की हुई थी कि जो जिस लेवल पे था उसको वहीं पे मैंने एडजस्ट किया। तो जो टीचर है, अगर जो कोई टीचर भर्ती हो रहा है तो कोई मैं मैट्रिक पास टीचर तो मैं भर्ती नहीं कर सकता था। सही। टीचर के लिए मैंने क्राइटेरिया रखा हुआ था कि वो टीचर भर्ती करूंगा जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो। अब वो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं मैट्रिक का टीचर उठा के मैं उसको जबरदस्ती टीचर भर्ती करूं, कल वो मेरे बच्चों को क्या पढ़ाएगा। जो टीचर हमने भर्ती किए जाके उसको चेक कर लें, अगर वो हाई क्वालिफाइड ना हो, उसकी वजह से आपकी तालीमी एजुकेशन मयार ठीक ना हो, जाके चेक कर लें कि जब मैं उसमें था एजुकेशन मिनिस्ट्री में था, कोहाट को एजुकेशन में सेकंड रैंकिंग मिली थी। सही। किस वजह से मिली थी? इस वजह से मिली थी कि आप जब एजुकेशन में हो, आपका फोकस ये हो कि आप ऐसे लोग भर्ती करेंगे जो आपके बच्चों को ठीक ठाक तरीके से पढ़ाएगा। तो ये हमारा एक सोच थी, एक लेवल था। उस लेवल पे मैंने क्वार्ट में तकरीबन एजुकेशन में कोई 5000 पोस्टें मैंने क्रिएट की थी। माशाल्लाह। तो ये क्वार्ट के लोगों की अगर वो चाहे मैंने मेरिट पे मैंने उसको भर्ती किया, चाहे मेरिट पे भर्ती ना किया हो, सही। लेकिन भर्ती क्वार्ट के लोग में नौकरियां दी हैं, चाहे मैंने नौकरी दी है। मैं इन चीजों को नहीं देखता। मैं अगर ये कहूँ कि जी मेरा कोई बंदा है और वो उसने मुझे मेरे साथ भाग दौड़ की हो, ठीक है, भाग दौड़ की हो और वो आए मेरे पास और मैं उसे कहूँ कि नहीं जी ये तो मेरिट पे होगा, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? सही। जो बंदा जिसने भाग दौड़ मेरे लिए की थी, मैंने उसके लिए मेरिट उधर फेंका। सही। ठीक है, मैंने उसको भर्ती किया। मैंने कहा कि कल ये ना कहे कि जी मैंने जो भाग दौड़ की थी इसने मेरे लिए कल आके, वो लोग वैसे ही फिर मेरिट का बना देते हैं, काम वो से होता नहीं है, फिर वो कहते हैं जी मेरिट है। मेरिट का कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है, मेरिट आपने क्राइटेरिया पे सेट रखा होता है, वो मैंने हाई जो क्वालिफिकेशन थी, ये जो हाई सिटी थी जिसमें मुझे लगता था कि यहाँ पे आपने मेरिट से लोगों को लेकर आना है, वो मैंने रखी हुई थी। हाँ, मैंने पोस्ट क्रिएट की, उस पे जो लोग भर्ती हुए मेरिट पे मैंने कहा कि इस पे लोगों को मेरिट पे भर्ती करो। बाकी जो नीचे के लेवल की पोस्ट थी उस पे जब वहां पे मैंने क्या मेरिट रखा, मैंने क्लास 4 में क्या मेरिट रखना होता है। सही। ठीक है, क्लास 4 में मेरे जितने भी मैंने वर्कर से पीटीआई के सबको भर्ती किया, मैंने भर्ती। सही।